This video series covers the entire syllabus of Paper 3 Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics of CA Foundation exams. All the videos are absolutely free of cost. All you have to do is purchase Scanner, published by Shuchita Prakashan Private Limited, as it is being referred in these videos. The link for purchasing Scanner is given in the description below. Thank you for choosing Scanner classes. Happy learning. हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग। आज हम लोगों को बहुत कुछ करना है और टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्दी से आके शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल सेट्स और वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स कर लिया था, आज हम लोग करेंगे रिलेशंस और फंक्शंस। रिलेशंस को स्टार्ट करने से पहले व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज द प्रोडक्ट सेट्स और द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। देखो बहुत सिंपल सी चीज होती है। इफ यू हैव सपोज दिस x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 3, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इससे मल्टीप्लाई करोगे, यही करोगे, ठीक है। सिमिलरली सेट्स में भी ऐसा ही होता है। देखो अगर हमारे पास सेट A है 1 2 3 और सेट B है 4 5, सेट A है हमारे पास 1 2 3 और सेट B है हमारे पास 4 5, ठीक है। तो अगर हम लोगों को इनको मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू बी मेरे पास क्या आएगा, मैं पहले 1 को 4 से करूंगा, फिर 1 को 5 से करूंगा, फिर मैं 2 को 4 से करूंगा और फिर 2 को 5 से करूंगा, फिर 3 को 4 से और 3 को 5 से करूंगा। क्या करूंगा अभी देखो, a है 1 2 3, b है 4 5, यही है। अच्छा a इंटू बी में कैसे आएगा, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5, ठीक है ना। 1 का पेयर बनाया मैंने 4 के साथ, फिर 1 का पेयर बनाया मैंने 5 के साथ, फिर 2 का पेयर बनाया 4 के साथ, 2 का पेयर बनाया 5 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ। दिस इज नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, ठीक है। ये जो एक एक एलिमेंट आ रहा है ना यहाँ पर, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या बोलते हैं इसे, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में बस इतना ही था समझने के लिए। पेज 3.404 क्वेश्चन नंबर 47 पे आओ। पेज 3.404 क्वेश्चन नंबर 47 देखो। इफ a इज इक्वल टू 2 3, b इज इक्वल टू 4 5, c इज इक्वल टू 5 6, देन a इंटू b इंटरसेक्शन c इज ओके। तो b और c में का पहले आप लोगों को इंटरसेक्शन निकालना है, तो b इंटरसेक्शन c आप लोग देख सकते हो क्लियरली, एक ही एलिमेंट आएगा 5, ठीक है। तो b इंटरसेक्शन c आपका एक एलिमेंट हो गया 5 और आपका a है 2 3, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 2 का पेयर बनाना है 5 के साथ और फिर 3 का पेयर बनाना है 5 के साथ, तो a मल्टीप्लाइड बाई b इंटरसेक्शन c आ जाएगा आपका 2 5 और 3 5, ठीक है। इस तरह से आपके ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट पेज 3.395 पे क्वेश्चन नंबर 28 आपका होमवर्क है, राइट। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मतलब बेसिकली कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A है आपके पास 3 और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B है आपके पास 4। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3 इंटू 2, कार्डिनल नंबर ऑफ B है 2, ठीक है ना, तो 3 इंटू 2 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आपके बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ B, राइट। प्रोडक्ट सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स खत्म हो चुका है। आ जाओ बात करते हैं रिलेशंस के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय अ रिलेशन, ठीक है। रिलेशन का मतलब मैं ऐसे समझाता हूं, सपोज मेरे पास 2 सेट्स हैं 1 2 3 4 और एक मेरे पास सेट B है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि मुझे इसमें से एक नंबर चाहिए, मुझे इस सेट में से एक नंबर चाहिए, मुझे दोनों सेट्स में से एक एक नंबर चाहिए। कंडीशन ये है कि सेट A का जो भी एलिमेंट होगा वो सेट B के एलिमेंट का आधा होगा, ठीक है। सेट A का जो भी एलिमेंट होगा वो सेट B के एलिमेंट का आधा होगा। मुझे ऐसे ऐसे दो नंबर्स के पेयर्स चाहिए,
राइट। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या पेयर्स बनेंगे, 2 और 4 का एक पेयर बनेगा, ठीक है, 2,4 एक पेयर बनेगा क्योंकि सेट ए का जो एलिमेंट 2 है वो सेट बी के एलिमेंट 4 का आधा है, ठीक। 3,6 एक पेयर बनेगा, 3,6 एक पेयर बनेगा, ठीक। और 4,8 एक पेयर बनेगा, 4,8 भी एक पेयर बनेगा, राइट। तो आप देखो हर पेयर में जो पहला एलिमेंट है उसका दूसरे एलिमेंट के साथ एक सर्टेन रिलेशनशिप है, ठीक है, एक फिक्स्ड रिलेशन है, और वो रिलेशन ये है कि 2 इज द हाफ ऑफ 4, 3 इज द हाफ ऑफ 6, 4 इज द हाफ ऑफ 8, ठीक है। ये जो मैं यहां पर बोल रहा हूं इज द हाफ ऑफ, यही चीज हमारी होती है रिलेशन, ठीक है। तो 2 इज द हाफ ऑफ 4, 3 इज द हाफ ऑफ 6, 4 इज द हाफ ऑफ 8। इस पूरे सेट को, इस ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट को मैं R के नाम से कह सकता हूं, वेयर R का मतलब होता है इज द हाफ ऑफ, ठीक है। तो इसी तरह से रिलेशन क्या होता है, दो सेट्स हैं, उनके एलिमेंट्स के बीच में अगर कोई स्पेसिफिक रिलेशन फुलफिल हो रही है तो उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट्स को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। और अगर टेक्निकली बोला जाए तो अगर आप लोग ध्यान दो तो ये जो सेट है ना, ये जो 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 2,4, 3,6, 4,8, ठीक है, ये अगर आप सेट ए और सेट बी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हम लोगों ने अभी सीखा, अगर आप लोग उस सेट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो रिलेशन वाला सेट है उसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है, उसका सबसेट हो जाएगा। तो टेक्निकल टर्म्स में अगर बोला जाए तो हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट्स ऑफ द सेट्स ए एंड बी, ऑफ द 2 सेट्स, ठीक है। इसको आ जाओ, देखो यहां पर लिखा हुआ है लेट ए बी 1,2, बी बी 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो A क्रॉस B या A इंटू बी आपका ये पूरा का पूरा आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स निकालना हम लोगों को आता है। रिलेशन 1,2, 2,4 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B सिंस R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। रिलेशन का मतलब आप लोग टेक्निकली सिर्फ इतना समझो कि अगर वो प्रोडक्ट सेट्स का सबसेट है तो वो एक रिलेशन है, दैट्स इट, ठीक है। ये इज द हाफ ऑफ तो मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता दिया था, अदरवाइज टेक्निकली इसमें पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक प्रोडक्ट सेट है, उसका सबसेट है, वो रिलेशन है, ठीक है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वन थिंग इज क्लियर दैट द सेट R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B ओनली इफ R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हो कि सेट A है आपका ABCD, सेट B है आपका PQRS, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम A टू B, ठीक है। आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इन चारों में से A से B के बीच में रिलेशन कौन सा सेट डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर हम R1 को देखें तो इफ R1 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B then R1 is a relation from A to B. Similarly, if R2 is a subset of A cross B, then R2 is also a relation of from A to B. ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं इसको। A, P, B, R, C, S क्या ये सबसेट है? देखते हैं। A इधर है, P इधर है, ठीक, डन। P O तो ये तो सॉरी B R, हाँ तो ठीक है, B और R, C और S, ठीक है। तो क्लियरली R1 is a subset of A cross B. R1 is a subset of A cross B and hence R1 is a relation from A to B. R2 देखो Q, B पॉसिबल ही नहीं है, Q, B क्योंकि हमारा क्या बनेगा, Q हमारा पहले तो आ ही नहीं सकता, ऑर्डर्ड पेयर में Q पहला एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज A क्रॉस B का मतलब हमेशा A वाले जो एलिमेंट्स हैं यही पहले एलिमेंट्स होंगे। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में A वाले एलिमेंट्स, सेट A के जो एलिमेंट्स हैं वो पहले एलिमेंट्स होंगे और सेट B के जो एलिमेंट्स हैं वो बाद में होंगे, राइट। तो ये जो R2 में सबसे पहले ही हम लोगों को Q, B दिया हुआ है, ये A क्रॉस B का सबसेट पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट विल बी द सबसेट ऑफ B क्रॉस A, राइट। तो R2 इज नॉट अ रिलेशन, R1 इज अ रिलेशन। R3 देखो A, P, A, Q, D, P, C, R, B, R, दिस सीम्स लाइक अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। A P ठीक है, A P अपना सबसेट वाला आ जाएगा, A Q B ठीक है, D P भी ठीक है, C R ये भी ठीक है और B R ये भी ठीक है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। हम A क्रॉस B निकालते हैं, A क्रॉस B निकालने के बाद हम देखते हैं कि उसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे सबसेट्स उस A क्रॉस B के रिलेशंस होंगे या फ्रॉम A टू B के रिलेशंस होंगे,
ठीक, इधर देखो a कॉमा p q कॉमा a, अगेन q क्योंकि पहले आ रहा है और वो आ ही नहीं सकता, a क्रॉस b में q है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए आपका फोर्थ भी रिलेशन नहीं है। तो आई होप दिस वाज वेरी सिंपल। रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी होती हैं? आपके सेट A में सपोज m एलिमेंट्स हैं, सेट B में सपोज n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर m इंटू n। ठीक है, बेसिकली ये आपका सबसेट्स हो गया ना। तो आपके कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे? m इंटू n बनेंगे, अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बन जाएंगे? m इंटू n, और उसके कोई भी सबसेट होता है तो वो रिलेशन होता है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स, तो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर n। अब इस वाले सेट में जो प्रोडक्ट सेट है उसमें m इंटू n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर m इंटू n, 2 रेज़ टू द पावर m इंटू n। बहुत सिंपल है। ठीक, अब बात करते हैं, अच्छा एक ये क्वेश्चन भी है, पेज 3.417 क्वेश्चन 69, पेज 3.417 क्वेश्चन 69 आ जाओ भाई, ये रहा। If A is equal to 1, 2, B is equal to 3, 4, determine the number of relations from A to B। तो ठीक है, A के कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। B के कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। प्रोडक्ट सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 इंटू 2 मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे। तो सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 रेज़ टू द पावर 4। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, देयर आर 16 नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। ठीक है, ओके। फिर डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज बहुत सिंपल होता है। सपोज आपके पास ये रिलेशन है, सपोज आपके पास ये रिलेशन है, ठीक है, इधर देखो, सपोज आपके पास ये रिलेशन है, तो सर जो भी पहले एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग डोमेन बोलते हैं, और जो भी दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इस रिलेशन में से डोमेन का सेट बनाना होगा तो मैं उसको लिखूंगा डॉम ब्रैकेट में R, और ये मेरा सेट बनेगा 1, 3, 5, क्योंकि यहाँ पर 1 तो रिपीट हो रहा है, तो 1, 3, 5 मेरा डोमेन बन जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगी मेरे 8, 6, 2, 4। तो 2, 4, 6, 8 ये मेरी रेंज हो गई रिलेशन की। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशंस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। बहुत ही सिंपल है, आ जाओ देखो। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, सपोज हमारे पास एक सेट है, सेट A 1, 2, 3। ठीक है, अब इस सेट का अपने आप में रिलेशन निकालना है। सर ये कैसे पॉसिबल है? रिलेशन के लिए तो हमारे पास 2 सेट्स का होना जरूरी है, तभी तो हम लोग उनका प्रोडक्ट निकालेंगे और उसके बाद उसके सबसेट्स को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। देखो ये ऐसे पॉसिबल है कि आपके पास सेट A है 1, 2, 3। ठीक है, दूसरा भी सेट आप सेम मान लो A 1, 2, 3। ठीक, अब आप इन दोनों का जब प्रोडक्ट लोगे तो क्या हो जाएगा? A क्रॉस A हो जाएगा। ठीक, तो 1, 1, 2, 1, 3 इस तरह से चलता रहेगा। इसमें से अगर आप एक सबसेट ऐसा उठाओगे, 1, 1, 2, 2, 3, तो दिस इज नोन एज एन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, जहां पर हर एलिमेंट का अपने साथ ही रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, हर एलिमेंट का अपने आप से के साथ रिलेशन है तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ये वही है, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं। ठीक है, तो ये अपने आप से, हर एलिमेंट अपने आप से प्यार जता रहा है, तो ये होता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्सिव रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आइडेंटिटी रिलेशन जैसा ही होता है, सिर्फ एक फर्क होता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सपोज आपके पास सेट A है 1, 2, 3। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको क्या करना है? 1, 1, 2, 2, 3, ये तो होगा ही होगा, साथ ही साथ कुछ और ऑर्डर्ड पेयर्स भी हो सकते हैं। सपोज 1, 2 हो गया या 2, 3 हो गया। तो अगर इस टाइप का हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सर कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखो आइडेंटिटी रिलेशन
आपका यहीं तक आकर बंद हो जाता है। 1,1, 2,2, 3,3 यहां तक आकर आपका आइडेंटिटी रिलेशन बंद, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कुछ अलग से भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। और इसके लिए देखो ये चीज बहुत जरूरी है कि सेट ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, ठीक है। सेट ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, ये बहुत जरूरी है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सेट ए में आपके पास ये 3 है, सेट ए में आपके पास ये 3 है 1, 2, 3, ठीक है। सेट ए में आपके पास ये 3 है। अगर मैंने एक रिलेशन का एग्जांपल ऐसे लिया 1, 1, 2, 2, 1, 3, बताओ क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ए का 1 का जो ए का 1 एलिमेंट है उसका अपने साथ में रिलेशन है, कूल। सेकेंड एलिमेंट का अपने साथ में रिलेशन है, कूल। क्या थर्ड एलिमेंट का अपने साथ में रिलेशन है? नहीं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हर एलिमेंट का अपने साथ एक रिलेशन होना चाहिए, तभी वो रिलेशन आइडेंटिटी भी कहलाएगी, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी कहलाएगी, ठीक है। यहां पर आप ये इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कह सकते बिकॉज 3,3 इज मिसिंग फ्रॉम दिस रिलेशन, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं। हाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपके पास एक क्वेश्चन है, पेज 3.399 क्वेश्चन 37, पेज 3.399 क्वेश्चन 37। आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट यार, कल आप लोगों ने बोला था ना थोड़ा फास्ट चलो, तो चलो। Let A is equal to 1, 2, 3, then the relation R is equal to 1, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 2 is। अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है या क्या है? आइडेंटिटी तो नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि आपके पास आइडेंटिटीज ओनली 1, 1, 2, 2 एंड 3,3। आइडेंटिटी तो सिर्फ इतनी होगी, ठीक है। इफ सेट ए में 1, 2, 3 है तो आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ इतनी सी होगी। लेकिन अगर इसके अलावा भी कुछ और ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तब फिर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। तो आप देखो 1,1 है, 1,1 है, 2,2 है और 3,3 भी है, ठीक है। साथ ही साथ 2,3 है और 1,2 है। तो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है कि अगर आपके रिलेशन में ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है, देन इस रिलेशन में बी कॉमा ए भी होगा, बी कॉमा ए भी होगा। इट्स लाइक सेइंग कि आयुष्मान खुराना अपार शक्ति खुराना का अगर भाई है, if Ayushman Khurrana is the brother of Apar Shakti Khurrana, then Apar Shakti Khurrana is also the brother of Ayushman Khurrana। यही मतलब हुआ। if A and B के बीच में कोई एक रिलेशन है, then B और A के बीच में भी वही रिलेशन होगी, ठीक है। मैं अपने भाई का भाई हूं तो मेरा भाई भी मेरा भाई है, ठीक है। आई शेयर द रिलेशनशिप दैट आई शेयर विद माई ब्रदर शेयर्स द सेम रिलेशनशिप विद मी। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। ये आयुष्मान अपार शक्ति खुराना वाला काफी सही एग्जाम्पल है, ठीक है। या जानवी कपूर अगर खुशी कपूर की बहन है तो जानवी कपूर इज द सिस्टर ऑफ खुशी कपूर, तो खुशी कपूर इज द सिस्टर ऑफ जानवी कपूर। तो आप लोग देख सकते हो दो एलिमेंट्स का आपस में भी सेम रिलेशन है, ठीक। लेकिन क्या ये भाई बहन में पॉसिबल है? क्या ये भाई बहन में पॉसिबल है? अर्जुन कपूर इज द, इधर लिखता हूं, अर्जुन कपूर इज द ब्रदर ऑफ जानवी कपूर, ठीक है। अर्जुन कपूर इज द ब्रदर ऑफ जानवी कपूर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जानवी कपूर इज द ब्रदर ऑफ अर्जुन कपूर? नो, जानवी कपूर इज द सिस्टर ऑफ अर्जुन कपूर। तो अर्जुन कपूर और जानवी कपूर के बीच में जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि अर्जुन कपूर तो भाई है इसका, लेकिन ये इसका भाई नहीं है, ये इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है। तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए दोनों एलिमेंट्स के बीच में सेम रिलेशन का होना जरूरी है, ठीक है। टेक्निकली अगर बोला जाए तो आर रिलेशनशिप में अगर ए कॉमा बी फॉल कर रहा है तो यहां पर बी कॉमा ए का होना भी जरूरी होता है, ठीक। सिमेट्रिक रिलेशन, पेज 3.396 क्वेश्चन 31। ये देखो,
ऑन द सेट ऑफ लाइन्स बीइंग परपेंडिकुलर इज अ डैश रिलेशन, बीइंग परपेंडिकुलर इज अ, ओके, आपका एक सेट है, आपका एक सेट है, इसमें बहुत सारी लाइंस हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी लाइंस हैं, कुछ लाइंस ऐसे हैं, कुछ लाइंस ऐसे हैं, ठीक। अब ये कह रहा है बीइंग परपेंडिकुलर, रिलेशन का नाम है बीइंग परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब अगर आपकी ये वाली लाइन, अगर आपकी ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, आपकी ये लाइन है, इस लाइन को ए बोल देते हैं, इस लाइन को बी बोल देते हैं, तो सपोज द लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी, देन लाइन बी भी तो ए के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, लाइन बी भी तो ए के परपेंडिकुलर होगी। एक लाइन आपकी ये है, दूसरी लाइन आपकी ये है, ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर 90 डिग्रीज का एंगल है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो ऑब्वियसली दिस लाइन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन, राइट, ये हो जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। जो रिलेशन इस लाइन और इस लाइन के बीच में है वही रिलेशन इस लाइन और इस लाइन के बीच में भी है। चलो मेरे ख्याल से बहुत टाइम चला गया अब इसमें, ठीक। ट्रांजिटिव रिलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिटिव रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब ये है कि अगर सलमान और सोहेल भाई भाई हैं, इफ सलमान इज द ब्रदर ऑफ सोहेल एंड सोहेल इज द ब्रदर ऑफ अरबाज, Sohail is the brother of Arbaz, then Salman is also the brother of Arbaz. Then Salman is the brother of Arbaz. ठीक है, टेक्निकली अगर बोला जाए तो टेक्निकली ऐसे करेंगे कि if A, B belongs to this relation and B, C belongs to this relation, then A, C should also belong to this relation. ठीक है, if A, B belongs to this relation and B, C belongs to this relation, then A, C has to belong to this relation. अगर ऐसा है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक, अगर ये ऐसा है तो ये ट्रांजिटिव है। जैसे मैं बचपन में काफी मजाक करता था कि अरे यार तू उसका दोस्त है और मैं भी उसका दोस्त हूं, तो मतलब हम दोनों भी दोस्त दोस्त हो गए, ठीक है। सोहेल सलमान का भाई है, सोहेल अरबाज का भी भाई है, तो सलमान और अरबाज भी भाई भाई हो गए, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसमें पेज 3.404 क्वेश्चन 48 पे आओ, क्वेश्चन 48 पे आओ, ये देखो, इफ S is equal to 1 2 3 then the relation 1, 1 2, 2 1, 2 2, 1 is symmetric and, ठीक है, सिमेट्रिक तो है ही, सिमेट्रिक कैसे है? क्योंकि 1, 2 है और 2, 1 है, ठीक है, तो 1, 2 भी इसी रिलेशन में फॉल कर रहा है, 2, 1 भी इसी रिलेशन में फॉल कर रहा है, तो सिमेट्रिक तो है। अब हमें बताना है कि ये और क्या क्या है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? पॉसिबल ही नहीं है रिफ्लेक्सिविटी तो, क्योंकि 3, 3 तो यहां पर है ही नहीं, 3, 3 तो यहां पर है ही नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपका हर एलिमेंट का खुद के साथ एक रिलेशन होना जरूरी है, ठीक, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, तो ऑप्शंस ए और बी तो कट गए, ऑप्शन ए और बी दोनों ही कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव भी है, तो ऑप्शंस ए और बी तो आपके कट गए क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब देखना हमें ये है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है, क्या ये ट्रांजिटिव है? देखो 1, 2 belongs to this and 2, 1 belongs to this relation, तो मतलब ट्रांजिटिविटी के लिए 1, 1 को भी इस रिलेशन में होना चाहिए और वो है, ठीक है। मैंने क्या बोला था? A, B belongs to R, B, C belongs to R, तो A, C को भी R में होना चाहिए। आप देख सकते हो 1, 2 belongs to R, 1 हो गया आपका A, 2 हो गया आपका B, 2 हो गया आपका B, 1 हो गया आपका C, ठीक है, तो 1, 1 मतलब A, C 1, 1 भी यहां पर बिलोंग होना चाहिए और वो हो रहा है यहां पर, तो दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन बट नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 अगर आपका A हो गया है तो 1 आपका C नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि 1 अगर आपका A हो गया है। जैसे आप लोग सोच सकते हो कि सर यहां पर ये तो आपने 1 को A बोल दिया, यहां पर B जो है वो 2 है, यहां पर B 2 है, तो यहां पर आप 1 को A क्यों नहीं बोल रहे हो, यहां पर आप C क्यों बोल रहे हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑल दैट मैटर्स कि अगर 1, 2 और 2, 1 है तो इसका और इसका भी एक पेयर इस रिलेशनशिप में होना चाहिए, वो है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, सिंपल, ठीक। आगे देखें, इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई ऐसी रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और
सिमेट्रिक भी है उसको हम लोग बोलते हैं, कहां गया, हाँ, एक ऐसी रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, आगे इसको पढ़ लेना आप लोग। इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब होता है? इनवर्स रिलेशन, सपोज आपके पास ये रिलेशन है, 1,2, 1,4, ठीक, आपके पास ये रिलेशन है, तो इनवर्स क्या हो जाएगा इसका इनवर्स हो जाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर्स में जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2,1 और ये हो जाएगा 4,1। ठीक है, तो जो 1 यहां पर था वो यहां पर आ गया, जो 1 यहां पर था वो यहां पर आ गया, जो 2 यहां पर था वो यहां आ गया, जो 4 यहां पर था वो यहां पर आ गया। बस बेसिकली पोजीशंस इंटरचेंज हो रही हैं। पेज 3.419 क्वेश्चन नंबर 73 देख लो, पेज 73, क्वेश्चन 73 देखो। A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A relation on A, R is equal to x, y such that x plus y is equal to 10. ठीक, देन डोमेन ऑफ R इनवर्स इज। अच्छा, तो इसमें पहले तो हम लोगों को रिलेशन निकालनी होगी, रिलेशन में क्या है कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स के दो एलिमेंट्स होंगे, इनका टोटल 10 होना चाहिए। तो पहले तो देखो यहाँ पर रिलेशन आपको निकालनी होगी। रिलेशन कैसे निकालोगे? 5,5 इनका टोटल 10 है, 6,4 इनका टोटल 10 है, 7,3, 8,2, 9,1, इनमें हर ऑर्डर्ड पेयर्स का जो टोटल है वो 10 है। ठीक, इसके बाद आपको इसका R इनवर्स निकालना होगा। इनवर्स निकालने के लिए हर ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स की पोजीशंस आप इंटरचेंज करोगे, तो 5,5 तो वही रहेगा, 6,4 4,6 बन जाएगा, 7,3 3,7 बन जाएगा, एंड सो ऑन। और उसके बाद डोमेन क्या होता है? सारे पहले वाले एलिमेंट्स आपके डोमेन होते हैं, तो R इनवर्स का डोमेन हो जाएगा 5,4, 3,2,1, 5,4, 3,2,1। ठीक, रिलेशंस डन है। आ जाओ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। रिलेशन आपकी ऐसे हो सकती है 1,4, 2,4, 1,5, 1,6, लेकिन फंक्शन ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, रिलेशन में क्या हो रहा है कि 1 की तीन इमेजेस बन रही हैं, एक तो 4, एक तो 5, एक तो 6। ठीक है, 1 की 3 इमेजेस बन रही हैं। आप लोग अगर देखो 1 4 के साथ भी पेयर्ड है, 5 के साथ भी पेयर्ड है, 6 के साथ भी पेयर्ड है, ऐसा फंक्शन में नहीं होता है। फंक्शन बेसिकली होता क्या है? अगर आप एक इक्वेशन लिखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तो आपको क्या लगता है x की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो y की एक ही वैल्यू आएगी या मल्टीपल वैल्यूज आएंगी? अगर आप यहां पर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की क्या वैल्यू आएगी? 2 × 2 4 प्लस 4, y की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो अगर इसमें आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू आ जाएगी 8, या y की वैल्यू कुछ और भी आ सकती है? नहीं, y की वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी। तो सर ये जो है ये होता है फंक्शन, और y को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x। तो इसका मतलब हो जाता है दिस इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x का मतलब फंक्शन ऑफ x। तो अब आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो आप फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो फंक्शन के लिए एक रिलेशन ही फंक्शन हो सकती है। ठीक है, आपको क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट्स तो चाहिए, एक x चाहिए, एक y चाहिए, लेकिन कब ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगी उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। कब ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगी उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। आ जाओ इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो, अगर आपके पास ये 2 सेट्स हैं A और B, तो इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स को जब आप मल्टीप्लाई करके एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बनाओगे तो उसके कौन से वाले सबसेट को आप बोलोगे कि ये फंक्शन है? उसके उस सबसेट को आप बोलोगे कि ये फंक्शन है जहां पर 1 की सिर्फ एक इमेज होगी। ठीक है, 1 की सिर्फ एक इमेज है, 2 की सिर्फ एक इमेज है, 3 की सिर्फ एक इमेज है, दैट्स इट। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A शुड हैव ओनली अ सिंगल इमेज इन सेट B। ठीक है, एवरी एलिमेंट इन सेट A शुड हैव ओनली अ सिंगल इमेज इन सेट B। और दूसरी कंडीशन है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A शुड हैव एन इमेज इन सेट B।
ठीक है। अगर सेट ए के किसी भी एलिमेंट की कोई इमेज सेट बी में नहीं होगी तो फिर हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक, तो अब आप लोग इधर देख सकते हो दो कंडीशंस हैं। ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट ए हैव एन इमेज इन सेट बी, ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट ए हैव अ सिंगल इमेज इन सेट बी। ठीक है, तो हम लोग इन चार डायग्राम्स में से बताएंगे कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। क्लियरली F1 तो फंक्शन है ही नहीं क्योंकि 3 की कोई इमेज है ही नहीं। ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट्स शुड हैव एटलीस्ट वन इमेज एंड ऑल द एलिमेंट्स शुड हैव ओनली वन इमेज। ठीक है, तो सेट ये जो F1 है ये आपका फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट 3 है इसकी कोई इमेज ही नहीं है। ठीक, इसमें देखो क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 4 की दो इमेजेस हैं, एक इमेज है C और एक इमेज है E। ठीक है, हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, तो F2 इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। F3 फंक्शन है? यस, F3 फंक्शन है यस, क्योंकि एक तो चारों ही एलिमेंट्स की इमेज बनी हुई है, चारों ही एलिमेंट्स की इमेज बनी हुई है और हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है, हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है। 1 की इमेज है A, 2 की इमेज है B, 3 की इमेज है B और 4 की इमेज है D। अब आप कहोगे कि सर B मतलब दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज B, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी कंडीशंस होती हैं कि हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक ही एलिमेंट एक ही इमेज एक से ज्यादा एलिमेंट्स की हो सकती है, इस पे कोई कैप नहीं था, राइट। तो F3 इज अ फंक्शन। F4 फंक्शन है, ऑफ कोर्स फंक्शन है, 4 एलिमेंट्स हैं आपके पास, चारों की ही इमेजेस हैं, चारों की सिंगल इमेजेस हैं आपके पास, तो F4 इज अ फंक्शन। ठीक, इसको अब आप पढ़ सकते हो। अब आ जाओ हम लोग देखते हैं पेज 3.420 क्वेश्चन 76। क्वेश्चन 76 ये रहा, देखो, इफ A is equal to A, B, C, D, B is equal to PQRS, which of the following relation is a function from A to B? ठीक है, इनमें से कौन सी रिलेशन फंक्शन है देख लेते हैं। A, B, C, D, ये इन चारों ही एलिमेंट्स की सिंगल इमेज जहां पर भी होगी वो हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक, A, B, C है, D की इमेज ही नहीं है यहां पर, इस वाली रिलेशन में D की इमेज नहीं है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। इधर देखो P, अरे लो, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, P कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो रिलेशन ही नहीं है, अगर रिलेशन नहीं है तो फंक्शन कैसे होगा? ठीक है, 3 देखो, B, C, B, ओह, B की दो इमेजेस आ गई, B की दो इमेजेस आ गई और A की तो इमेज ही नहीं है, तो R3 इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। R4, AP, BR, CQ, DS इज अ फंक्शन। ठीक है, A, B, C, D चारों की एक इमेज है और चारों की सिंगल इमेजेस हैं, चारों की सिंगल इमेजेस हैं, तो क्वेश्चन 76 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फिर ये होमवर्क क्वेश्चन 43 देखो, पेज 3.402 क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43, आई होप यार आज मैं स्लो नहीं चल रहा हूं। ठीक है, लेट A is equal to 1 2 3, B is equal to 6 4 7, रिलेशन R2 4 3 6 will be। क्या ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है? आई डोंट थिंक सो ये फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि 2 3 की तो इमेज है, 2 और 3 की इमेज है, लेकिन 1 की इमेज कहां है भाई? 1 की इमेज कहां है? तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। यहां पर आंसर गलत दिया हुआ है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, क्योंकि यहां पर 1 की इमेज नहीं है, तो इसलिए दिस इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखते हैं। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है? हाँ, इफ fx इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स फॉर x की वैल्यू -3 से 0 एंड 3 - 2x फॉर x की वैल्यू 0 से 3, देन द वैल्यू ऑफ f of 2 विल बी। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू -3 से लेकर 0 के बीच में होगी तो fx को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम fx को डिफाइन कर रहे हैं 3 प्लस x से, लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में होगी तो हम fx को डिफाइन करेंगे 3 - 2x से। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अगर x की वैल्यू -3 से 0 के बीच में होगी देन fx इज डिफाइंड एज 3 प्लस x, बट अगर x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में है तो fx इज डिफाइंड एज 3 - 2x। हमसे f of 2 की वैल्यू पूछी है, हमसे f of 2 की वैल्यू पूछी है, मतलब x की वैल्यू कह रहा है कि 2 पुट करो, और अगर x की वैल्यू 2 है तो मतलब वो 0 से 3 के बीच में लाई कर रही है। x की वैल्यू अगर 2 है तो वो 0 से 3 के बीच में लाई कर रही है, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा ये।
ठीक, हमारा फंक्शन हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, तो इसको हम निकालेंगे 3 माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, आंसर आ गया -1, आंसर आ गया -1। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23, अच्छा क्वेश्चन 23 देखो, इफ f ऑफ x माइनस 1, इसको जरा कायदे से करा देता हूं, f ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 8, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 8, देन f ऑफ x प्लस 1 इज, हम लोगों से f ऑफ x प्लस 1 पूछा गया है, ठीक है। f ऑफ x माइनस 1 ये दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 8। आप एक काम करो, ठीक है, आपके पास x माइनस 1 है, इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि ये x प्लस 2 बन जाए, सॉरी x प्लस 1 बन जाए। x माइनस 1 में ऐसा क्या किया जाए कि ये x प्लस 1 बन जाए। अगर मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूं तो ये x प्लस 1 बन जाएगा, कॉमन सेंस, ठीक है। x माइनस 1 में अगर मैंने 2 ऐड कर दिया तो ये x प्लस 1 बन जाएगा, सही बात है, ओके। क्या मैं यहां पर अकेले प्लस 2 कर सकता हूं? नहीं। अगर मैं इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 2 करूंगा तो मुझे इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी प्लस 2 करना होगा, ठीक है। और मैंने यहां पर प्लस 2 किया है, तो मुझे हर बार जहां पर भी x आ रहा है मुझे वहां पर प्लस 2 करना होगा, ठीक है। यही होता है ना आपका, अगर ये नॉर्मली ऐसा होता है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, अगर नॉर्मली ऐसा होता, ठीक है, तो आप x की जगह कुछ भी रखते, आप x की जगह कुछ भी रखते, आपको यहां पर भी तो वही सारी चीज रखनी पड़ती, ठीक है। आप यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी रखते तो आपको वही चीज यहां पर और यहां पर x की जगह पर रखनी पड़ती, ठीक है। अभी हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है, तो अगर मैंने यहां पर प्लस 2 ऐड किया तो यहां पर भी मुझे जहां जहां x है वहां पर मुझे प्लस 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 8। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या 4 प्लस 2 इंटू एक्स, तो 4x, ये हो गया 4x माइनस 8 प्लस 8, माइनस 8 प्लस 8 कट गया, माइनस 4x और प्लस 4x कट गया, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। बस इतना सा ध्यान देने वाला था कि यहाँ पर x माइनस 1 में आपको 2 ऐड करना है, तो x में और यहाँ पर भी x में आपको 2 ऐड करना पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया। चलो डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन जैसा रिलेशन में था बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपके पास सेट A है 1 2 3, सेट B है 5 7 9 10, ठीक है, तो इसके जो भी एलिमेंट्स हैं ये तो सारे आपके डोमेन होंगे, ठीक है, क्योंकि इस सेट की इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की कोई ना कोई एक इमेज होगी, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। और डोमेन होता क्या है, पहला एलिमेंट होता है, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन वाला बनता है, ठीक है। तो सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपका डोमेन हो जाएगा। सेट B के जितने एलिमेंट्स हैं जहां से हम लोग रेंज पता करेंगे ये कहलाएगा आपका कोडोमेन, ठीक है, ये कहलाएगा आपका कोडोमेन। चलो एक कायदे से देख लेते हैं। सेट A है 1 2 3, सेट B है 5 7 9 10, फंक्शन है आपका 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3, तो फंक्शन वाला जो सेट होगा वो होगा 1 5 2 7 3 9, 1 5 2 7 3 9। तो आप देख सकते हो A के तीनों एलिमेंट्स की एक एक इमेज है और यूनिक सिंगल इमेज है, तो ये फंक्शन तो आपका है ही, ठीक। और सेट A हो गया आपका डोमेन, क्योंकि पहले एलिमेंट्स जो भी होते हैं वो आपके डोमेन होते हैं, ठीक। और दूसरे एलिमेंट्स क्या होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, वो रेंज होते हैं। तो 5 7 और 9 आपके रेंज हो जाएंगे, 5 7 और 9 आपके रेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ये 5 7 और 9 जिस सेट में बिलोंग करते हैं, ये सेट B में बिलोंग करते हैं, तो सेट B आपका हो जाएगा कोडोमेन, सेट B आपका हो जाएगा कोडोमेन। जिस सेट में रेंज वाले एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं वो सेट हो जाता है आपका कोडोमेन, ठीक है। तो डोमेन हो गया 1 2 3, कोडोमेन हो गया 5 7 9 10 सेट B, और रेंज हो गया आपका ये 5 7 और 9, रेंज हो गया आपका 5 7 9, ठीक। पेज 3.418 क्वेश्चन 68 पे आओ। क्वेश्चन 68 देखते हैं।
A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 1 4 9 16 25. The function f is defined from set A to set B where fx is equal to x square, then the range of f is. अच्छा, तो पहले तो फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन क्या होता है आपका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसी को बस fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, सॉरी y की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, ठीक है। y बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब हम लोगों को जो फंक्शन बनाना होगा, वो देखो कैसे आएगा। सेट A है आपके पास 1 2 3 4, सेट B है आपके पास 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25, ठीक है। फंक्शन आपका कैसे बनेगा, f आपका बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर 1 कॉमा 1, ठीक है। 1 कॉमा 1, इस 1 की इमेज ये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 4, क्योंकि ये जो है जो सेकेंड एलिमेंट है दैट हैज टू बी द स्क्वायर ऑफ दिस फर्स्ट एलिमेंट, ठीक। फिर 3 कॉमा 9 और फिर 4 कॉमा 16, यही बनेगा आपका फंक्शन 3 कॉमा 9 और फिर 4 कॉमा 16, ठीक है। इसकी हमें रेंज निकालनी है, क्या निकालना है, रेंज निकालनी है इसकी। तो रेंज क्या हो जाएगा 1 4 9 और 16, रेंज वाला सेट हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर के जो भी सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज होती है, तो 1 4 9 16 आपकी रेंज हो जाएगी, 1 4 9 16 आपकी रेंज हो जाएगी। अच्छा, रेंज डोमेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको स्कैनर में दिखाई देंगे, बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 2-4 ही क्वेश्चंस होंगे, उनमें बिल्कुल परेशान मत होना। एक्चुअली कई सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, रैशनल फंक्शंस होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शंस होते हैं, मॉड्यूलस फंक्शंस होते हैं, और हर टाइप के फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने का एक अलग मेथड होता है, ठीक है। हर टाइप के फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने का अलग मेथड होता है, एक स्पेसिफिक मेथड होता है जो मैंने अपने रेगुलर कोर्स में करवाया हुआ है, बहुत कायदे से करवाया हुआ है, पूरा लिखवा के करवाया हुआ है, बाकायदा लिखवा के करवाया हुआ है, लेकिन उसका कुछ खास फायदा है नहीं, ठीक है। क्योंकि पिछले 28 अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया है, पिछले 28 अटेम्प्ट्स में एक क्वेश्चन आया है कि आप रैशनल क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन या रेंज बताओ, ठीक है। अब बताओ, ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, घुस के अंदर घुसने वाली चीज है कि इसमें आपको अभी फास्ट ट्रैक में करने की कोई जरूरत है नहीं, बल्कि इनफैक्ट रेगुलर में भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इस पूरे चैप्टर की जो वेटेज है वो 3 to 4 मार्क्स है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर की जो वेटेज है वो 3 to 4 मार्क्स है, और उसके अंदर ये डोमेन रेंज ऑफ अ फंक्शन वाला, वो भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के अंदर घुसने की कोई जरूरत है नहीं। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हटाओ उसको, आगे बढ़ाओ, ठीक है सर। तो बस यही, अगर आप लोग क्वेश्चन में, अगर आप लोग स्कैनर में वो क्वेश्चंस देखते हो तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन इन ऑन द कंपेनियन वेबसाइट, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन स्कैनर में हैं उन सबके सॉल्यूशंस में कंपेनियन वेबसाइट पे तो दूंगा ही दूंगा, ठीक। लेकिन अगर आप देखते हो तो आप चाहो तो कंपेनियन वेबसाइट पे सॉल्यूशन देख लेना, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान होने की उसमें जरूरत नहीं है, ठीक। चलो, वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमारे पास कई सारे फंक्शंस हैं। एक होता है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन क्या होता है, 1-1 फंक्शन देखो क्या होता है, ये है आपका 1-1 फंक्शन, ठीक है। बेसिकली फंक्शन जो है वो 1-1 ही होगा, फंक्शन 1-1 ही होगा, मतलब 1-1 तो होगा ही, मेनी 1 भी हो सकता है। चलो एनीवे देखते हैं। 1 2 3 4 हर एलिमेंट की एक इमेज है, हर एलिमेंट की अगर एक ही इमेज है, हर एलिमेंट की एक इमेज है तो इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन, ठीक है। मेनी 1 क्या हो जाता है, मेनी 1 वो हो जाता है कि जब एक इमेज के 2 एलिमेंट्स होते हैं तो इसको बोल देते हैं मेनी 1, ठीक है। एक ही एलिमेंट के 2 इमेजेस तो हो नहीं सकती, लेकिन एक ही इमेज जो है वो 2 एलिमेंट्स की जरूर हो सकती है, ठीक। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं मेनी 1। मेनी 1, ये देखो B की 2 एलिमेंट्स है, B इज द इमेज ऑफ 2 एलिमेंट्स, तो दिस इज मेनी 1, ठीक है। आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों की एक ही इमेज है, तो दिस इज नोन एज मेनी 1 फंक्शन, ठीक। फिर ऑन टू क्या होता है और इनटू क्या होता है, ठीक है। एक होता है आपका ऑन टू फंक्शन, एक होता है आपका इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन ये होता है सर कि अगर यहां पर A ना बचता
अगर यहां पर a ना बचता तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन का मतलब सेट B में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब की प्री इमेज सेट A में मौजूद है। ठीक है, ये जो सेट A के एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज, और सेट B के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो सेट B के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे ही एलिमेंट्स का अगर प्री इमेज मौजूद है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, सारे के सारे एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, ऑन टू, सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट के ऊपर चढ़े हुए हैं। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट इन सेट B हैज अ प्री इमेज इन सेट A। ठीक है, तभी सारे एलिमेंट्स एक के ऊपर एक, किसी ना किसी के ऊपर सारे एलिमेंट्स चढ़े हुए हैं, ऑन टू हैं। ठीक है, अच्छा, इनटू फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन ये होता है जैसा कि ये है। ठीक है, एक आध एलिमेंट मेरा खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, जो एलिमेंट A है इसकी कोई भी प्री इमेज सेट A में नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एन इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, हर एलिमेंट की, सेट B के हर एलिमेंट की सेट A में कोई एक प्री इमेज है, तो दिस इज नोन एज एन ऑन टू फंक्शन। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है तो दिस इज नोन एज एन इनटू फंक्शन। ठीक, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पेज 3.414, क्वेश्चन 65 पे आओ। क्वेश्चन 65 देखो, let n be the set of all natural numbers, e be the set of all even natural numbers, then the function n to e, function from set n to set e defined as fx is equal to 2x। ये यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको पता है कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है fx is equal to 2x for all x belonging to n। इसको ऐसे लिखा जाता है, ये उल्टा a बनाया जाता है, इसका मतलब होता है for all। ठीक है, आप लोग पहले इसको करेक्ट कर लो, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। fx इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n। ठीक है, इसका मतलब क्या है और कैसे होता है देखो समझाता हूं मैं। क्वेश्चन 65 है, आपका n क्या होता है? n इज योर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, और e जो है ये कह रहा है E is the set of all even natural numbers, तो E is the set of all even natural numbers, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 and so on। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपका एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम n टू e। ठीक है, आपका फंक्शन है फ्रॉम सेट n टू सेट e, और वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन है fx is equal to 2x। मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू 6 है। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हर एलिमेंट की एक इमेज है। ठीक है, हर एलिमेंट की एक इमेज है, और सेट ई में हर एलिमेंट की पिछले वाले सेट में एक प्री इमेज है। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स इज लिंक्ड टुगेदर, तो दिस इज अ 1-1 फंक्शन। This is a 1-1 function. 1 is linked only with 2. 1 cannot be linked with any other element. 2 is linked only with 4. 2 cannot be linked with any other element. Also 4 की एक से ज्यादा प्री इमेजेस नहीं हो सकती। तो दिस इज अ 1-1 फंक्शन। ठीक है, एंड दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि हर एलिमेंट किसी ना किसी पे चढ़ा हुआ है, हर एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग वाले एलिमेंट पे चढ़ा हुआ है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ 1-1 ऑन टू फंक्शन। दिस इज 1-1 ऑन टू, 1-1 ऑन टू। ठीक, उसके बाद ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। इनटू फंक्शंस भी हम लोग देख चुके हैं, तो आ जाओ पेज 3.393 क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 25 ये देखो, इफ a is equal to +-2 +-3, b is equal to 1 4 9 एंड फंक्शन दिया हुआ है 2 4 -2 4 3 9 -3 4, देन f is defined as। अच्छा, अब देखो जो आपका सेट A है उसमें -2, देखो -3 -2 2 3, ये है आपका सेट A। +-2 और +-3 है ना, तो ये हो गया आपका सेट A, -3 -2 +2 +3। B है आपका 1 4 9, B है आपका 1 4 9। ठीक, फंक्शन क्या है? -2, 4, मतलब 2 जो है वो 4 से लिंक्ड है।
2 4 से लिंक्ड है, -2, 4 -2 आपका 4 से लिंक्ड है, तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया। ठीक है, ये वाली जो इमेज है ये 2 एलिमेंट्स की इमेज है, तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया। अगर इसको ऐसे लिखें -3 -2 2 और 3, और यहां पर हो जाएगा 1 4 9। ठीक, ये 2 बनाए तो -2 4 से रिलेटेड है और 2 भी 4 से रिलेटेड है, तो मेनी वन फंक्शन हो गया। ठीक, 3,9 -3,4, तो 3,9 तो मतलब एक ये है और -3,4 ये है फंक्शन बेसिकली हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, मेनी वन तो है ही, इनटू है या ऑन टू है, ये इनटू है, क्योंकि देखो यहां पर ये जो 1 है इसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज अ मेनी वन इनटू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन फ्रॉम ए इनटू बी, मेनी टू वन फंक्शन फ्रॉम ए इनटू बी। यहां पर ये जो आंसर सी है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, इट्स अ मेनी टू वन फंक्शन फ्रॉम ए इनटू बी। आगे देखें, क्वेश्चन 57 पे आओ, देखें क्या बला है क्वेश्चन 57। अच्छा, क्वेश्चन 57 आप लोग होमवर्क में कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन 57 होमवर्क में कर लेना, कोई दिक्कत आएगी तो पूछना। व्हाट इज द बाइजेक्शन फंक्शन? 1 1 ऑन टू को ही हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, 1 1 ऑन टू को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था, हर एलिमेंट का अपने आप के साथ एक रिलेशन, वही होता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है ये है आपका सेट A, ये है आपका सेट B, इसमें है 1 2 3 4, यहाँ है 5 6 7 8 सपोज। ठीक है, तो 1 इज लिंक्ड विद 6, 2 इज लिंक्ड विद 6, 3 इज लिंक्ड विद 6 एंड 4 इज ऑल्सो लिंक्ड विद 6। ठीक है, मतलब इन चारों ही एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, वो है 6। ठीक है, तो फंक्शन है क्योंकि हर एलिमेंट की एक इमेज है, फंक्शन है क्योंकि हर एलिमेंट की एक ही इमेज है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सेट बी आपका कोडोमेन होगा ना, सेट बी आपका कोडोमेन होगा, सेट ए आपका डोमेन होगा, लेकिन रेंज में सिर्फ 6 होगा, 1 एलिमेंट दैट इज 6। पेज 3.399 क्वेश्चन 36 पे आओ। क्वेश्चन 36, ये देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज, अभी हम लोगों ने देखा 1। ठीक है, रेंज में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, कांस्टेंट फंक्शन की रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा 1, तो यहां पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। मैंने जानबूझ के वो वाले क्वेश्चंस उठाए हैं जिनके आंसर्स गलत हैं, जिससे जब आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो, होमवर्क क्वेश्चंस करो, तो आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इक्वल फंक्शंस, देखो इक्वल फंक्शंस में कुछ नहीं है। इक्वल फंक्शंस वो होता है जब दोनों के डोमेन्स सेम हो। दो फंक्शंस को आप लोग इक्वल तभी बोलोगे जब दोनों के डोमेन्स सेम हो और fx इज इक्वल टू gx फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, बेसिकली y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 और z इज इक्वल टू 2x प्लस 4, देन y इज इक्वल टू z, ये मतलब है इसका। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब यहां पर आप x की कोई भी वैल्यू डाल दोगे, x की वैल्यू सपोज आपने डाली यहां पर 4, ठीक है, यहां पर भी x की वैल्यू डाली 4, तो जो वैल्यू y की आएगी वही वैल्यू तो z की भी आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू, x की किसी भी वैल्यू पे जो fx की वैल्यू आएगी, y को सपोज fx मान लें, वही वैल्यू इसकी gx की भी आएगी, z की भी आएगी। ठीक है, बाकी यहां पर थोड़ा सा दिया हुआ है, पढ़ लेना। कॉम्पोजिट फंक्शंस, देखो कॉम्पोजिट फंक्शंस में एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग आ जाओ पेज 3.408 क्वेश्चन नंबर 53 पे। बाकी ये सारा टेक्स्ट दिया ही हुआ है, पूरा कायदे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। ये पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कर ही चुका हूं आज सुबह अपने टेलीग्राम चैनल पे, इससे आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है सर, तो अब आप लोग आ जाओ पेज 408 क्वेश्चन नंबर 53 पे। ये देखो, इफ fx इज इक्वल टू 2x प्लस 2, इसको लिख के करना पड़ेगा, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 2, gx इज इक्वल टू x स्क्वायर, gx इज इक्वल टू x स्क्वायर, fog4 इज, ठीक है। देखो, अगर आपके पास सिर्फ यहां पर इतना दिया होता कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 और पूछा होता f ऑफ 4 बताओ, तो आप क्या करते,
2 इंटू 4 प्लस 2 मतलब 8 प्लस 2 मतलब 10, ये आपका आंसर हो जाता। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि नहीं, आप f ऑफ x में x की जगह पर gx लिखो। पहले तो आप x की जगह पर gx लिखो तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ g ऑफ x। f ऑफ g ऑफ x ये होता है कॉम्पोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। अभी आपके पास सिंपल ये चल रहा था f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 2। यहां पर अगर पूछा जाता बताओ f ऑफ 4 कितना है, ये f ओ जी 4 की जगह सिर्फ इतना पूछा जाता f ऑफ 4 कितना है, तो आप सिंपली x की जगह 4 पुट करते हैं, आंसर 10 आ जाता आपका, ठीक है। लेकिन अभी पूछा जा रहा है f ओ जी 4 कितना है, तो पहले आपको f ओ जी x निकालना पड़ेगा, तभी तो वहां पर जाके आप x की वैल्यू पुट करोगे, 4 पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले आपको f ऑफ gx निकालना पड़ेगा, f ऑफ gx निकालना पड़ेगा। इसी को हम लोग f ओ जी x भी लिख देते हैं, ठीक है, कि पहले आप यहां पर x की जगह पर gx की वैल्यू पुट करो, पहले आप x की जगह पर gx की वैल्यू पुट करो। तो f ओ जी x क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, सिंपल, ठीक है। जिस तरह से आप यहां पर 4 पुट करते हैं उसी तरह से आप यहां पर gx की वैल्यू पुट कर दो, बस, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। तो अब आपका f ओ जी x आ गया है 2x स्क्वायर प्लस 2, यहां पर आपको 4 पुट करना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको f ओ जी 4 निकालना है, तो आप कर दोगे 2 4 स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2, 16 2 ज़ा 32 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 34, आंसर आ जाएगा 34। ये होते हैं सर कॉम्पोजिट फंक्शंस। तो कभी भी आपको कॉम्पोजिट फंक्शन निकालना हो तो आप सबसे पहले एफ ओ जी एक्स निकालो। कैसे निकालोगे, एफ एक्स में जहां पर भी एक्स है वहां पर ये दूसरे फंक्शन को डाल दो, वहां पर ये दूसरा फंक्शन को डाल दो, उसके बाद जो भी वैल्यू निकालने के लिए बोली गई है आप वो कर लोगे, ठीक है। तो मैंने सोचा था मैं ये 2 क्वेश्चंस और कराऊंगा, लेकिन अभी हमारे पास टाइम की कमी है, तो ये भी आप लोग होमवर्क में कर लेना, ये क्वेश्चंस भी आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इसी तरह से हो जाएंगे और सबके सॉल्यूशन स्कैनर में दिए हुए हैं। मैं बहुत ही जल्दी इन सब के वीडियो सॉल्यूशंस बना के कंपेनियन वेबसाइट पे भी डाल दूंगा, राइट। तो कॉम्पोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ चुका है आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं इनवर्स फंक्शन पे। इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x है, अगर आपका फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x है, तो f इनवर्स ऑफ x आपका हो जाएगा 1/x। f इनवर्स ऑफ x हो जाएगा आपका 1/x, ठीक है। देखो लॉजिकली सोचो, यहां पर क्या हो रहा है, x की कोई भी वैल्यू अगर आप डाल रहे हो तो वो डबल हो रही है, ठीक है। x की कोई भी वैल्यू डाल रहे हो तो ये फंक्शन उसकी वैल्यू को डबल कर दे रहा है, ठीक। इसका ठीक उल्टा यहां पर हो रहा है, यहां पर आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये फंक्शन उसकी वैल्यू को आधा कर देगा, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू डबल हो रही है तो यहां पर x की वैल्यू आधी हो जा रही है, हेंस दिस फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो इनवर्स का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा। अच्छा, एग्जाम में जो हम लोगों को क्वेश्चंस दिए रहेंगे वो कैसे रहेंगे, आपको कोई भी फंक्शन दे देगा, ये तो देखो बहुत सिंपल था, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, इसका अगर इनवर्स निकाला जाएगा तो आप लॉजिकली कॉमन सेंस से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको उटपटांग फंक्शंस दे सकता है, आपको कह सकता है कि बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, इसका इनवर्स निकालो। तो अब आप कैसे निकालोगे इसका इनवर्स, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत ही मैकेनिकल 3 स्टेप का प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है आ जाओ देख लो। राइट द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग y इन प्लेस ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो मतलब इसकी जगह आप कर दो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, या एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन हम लोगों को करना है ना, इसी क्वेश्चन से मैं समझाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 79 देखो, क्वेश्चन नंबर 79 देखो, क्वेश्चन 79 देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर, ये होगा ये x प्लस 1/x ये है, ठीक है। ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, x प्लस 1/x नहीं है, ये है x प्लस 1 होल अपॉन x, ठीक है। ये है x प्लस 1 होल अपॉन x, राइट। अच्छा, पहला स्टेप क्या है,
पहला स्टेप है राइट द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग y इन प्लेस ऑफ f ऑफ x। ठीक है, y इन प्लेस ऑफ f ऑफ x, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। उसके बाद क्या है, रीअरेंज द टर्म सो दैट x कम्स ऑन दी LHS। ठीक है, हम लोग टर्म्स को रीअरेंज करते हैं कि x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, तो ये हो जाएगा xy इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा xy माइनस x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा xy माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x कॉमन निकाल लिया, तो अब हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस 1, 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, तो हम लोगों ने टर्म्स को रीअरेंज ऐसे कर लिया कि जो x है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। स्टेप 3 आपका बहुत सिंपल है, ये जो x है इसकी जगह आप लिखो f इनवर्स x। ठीक है, 1 अपॉन y की जगह लिख दो x, आंसर। ठीक है, ये आपका मैकेनिकल 3 स्टेप का प्रोसेस है। ठीक है, लॉजिक मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, लॉजिक समझाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि फंक्शन का एग्जैक्टली उल्टा होता है उसको हम लोग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी ये है। सबसे पहले आप fx की जगह पर y लिखो, y इज इक्वल टू जो भी आपका फंक्शन है। उसके बाद आप टर्म्स को रीअरेंज करो जिससे x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। एक बार आपका x लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, उसके बाद x को आप सब्स्टिट्यूट कर दो f इनवर्स x से, और जहां पर भी ये y है या z है या कुछ भी होगा उसकी जगह आप डाल दो x। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच। आज हमारा ये सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस खत्म हो चुका है। कल से हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे, एकदम एग्जैक्ट 1 घंटे की क्लास चली, हल्का से 1 आध मिनट ऊपर ही हो गया तो कोई बात नहीं। कल से हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। कल प्रोबेबिलिटी करेंगे, 2 दिन प्रोबेबिलिटी में लगेंगे, उसके बाद 2 दिन थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में लगेंगे। नहीं थियोरेटिकल, हाँ थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में लगेंगे। तो आई विल सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।